बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आई होप कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। आज फिर बारिश लाहौर में, एज़ यू नो, मानसून की चौथी स्पेल जो है इसी साल की जारी है, जिस पे हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की। और एहतियात अगेन रिमाइंड करूँगी कि बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़्लड वार्निंग्स दी गई हैं। तो जब मैं अभी सुबह आ रही थी काम पे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी गप लगाऊंगी पहले और आज के बारे में। जैसे कि मतलब मैं कुछ चीज़ें देख रही थी ना, बड़े चेंजेस आजकल क्या, बड़े अरसे से ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज करती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखते हो उन जगहों पे जहाँ पे सिर्फ दरख्त होते थे या हरियाली होती थी, वहाँ पे अब बिल्डिंग्स आ गई हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी। लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो मेरे एकदम से जहन में ख्याल आया कि एक वक्त ऐसा भी तो था ना जब सिलबट्टा, जिसको मसाले पीसने के लिए हम यूज़ करते थे, या वो जो एक गोल सी चीज़ होती है जिसके अंदर आप टक 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 करके मसाले कूटते थे, अब खैर वो तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट सिलबट्टे पे जो मसाले कूटे जाते थे या कोई भी चीज़ की जाती थी वो नहीं होती। अब ग्राइंडर्स आ गए हैं, ब्लेंडर्स आ गए हैं, फूड प्रोसेसर्स आ गए हैं, चक्की। पहले कोई भी इंसान खाना नहीं खाता था जब तक आटा उनको चक्की का नहीं मिलता था, क्योंकि हर बंदे के या तो घर में अरेंजमेंट होती थी या मोहल्ले में होती थी या लोग पंसारी पे जाते थे और चक्की से का आटा इस्तेमाल करते थे। अब आपको रेडीमेड आटा मिल जाता है मार्केट में या फ्लोर मिल से। फिर रेडियो और कैसेट प्लेयर्स। मैंने रेडियो का ऐसा ज़माना नहीं देखा, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर वॉकमैन के ज़माने में मैं थी, जब वो इतना सा डब्बा सा आता था, उसमें आप कैसेट डालते थे और कान में टूटियाँ लगाते थे तार वाली और आप म्यूज़िक सुनते थे और रिपीट पे वही कैसेट आप सुन सुन के झल्ले हो जाते थे। फिर सीडीज़ भी मेरे सामने ही आई एंड देन ऑफ कोर्स पता नहीं चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो जो रेडियो और कैसेट प्लेयर्स होते थे उनको रिप्लेस कर लिया मोबाइल ऐप्स ने। अब रेडियो भी मोबाइल पे अवेलेबल होता है, मोबाइल ऐप्स पे, यूट्यूब, स्पॉटिफाई वगैरह। अच्छा, डाकिया, लेटर डिलीवरी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, जब मैं टीन एज में थी तो बड़ा ये होता था कि मतलब पेन पैल्स होते थे, आप उनको ख़त लिखते थे, वो आपको लिखते थे। कज़न्स वगैरह जो मेरे डिफरेंट शहरों में होते थे, फ़ोन पे तो बात होती थी लेकिन लेटर्स लिखते थे और वो एक अपनी चीज़ होती थी हैंड रिटन लेटर की। उन्हीं लेटर्स को फिर मैंने टाइप होते हुए देखा, फिर उन्हीं लेटर्स को मैंने ईमेल की फॉर्म में जाते हुए देखा, व्हाट्सएप, और अब आप देखें ऑनलाइन मैसेजिंग। लैंटर्न या मिट्टी का दिया, आपको याद है कि वो लालटेन होती थी जिसको हम अंग्रेज़ी में लैंटर्न कहते हैं, तो वो होती थी। अब लोगों ने घर में डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई होती हैं, मिट्टी के दिए होते थे। अब ट्यूब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, इमरजेंसी लाइट्स, हज़ार किस्म की लाइटें भी आ गई हैं। हैंड पंप या कुएँ पानी निकालने के लिए, हर जगह पे, हर मोहल्ले में एक कुआं होता, हैंड पंप होता था, उससे पानी लोग निकालते थे। आज गांव देहातों में अभी भी काफ़ी जगहों पे ये होता है, लेकिन शहरों वगैरह में आप इलेक्ट्रिकल मोटर्स, बोरिंग सिस्टम्स, वाटर सप्लाई लाइंस देखते हैं। अच्छा, फिर हाथ का पंखा, याद है आपको व्यूअर्स, जो इस तरह करके एक पंखा सा होता था, उसको ओपन करते थे और उसको ऐसे करके झलते थे। खैर वो कुछ कल्चर्स में तो अभी भी बड़ा आम है, लेकिन अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल फैंस, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स आ गए हैं। सो बात मैंने ये करनी है कि पुराने वक्तों में की चीज़ें अब यहाँ पे अप्लाई नहीं करती आज की दुनिया में, उसी तरह हमारी सोचें, हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, सब कुछ ही बदल गया व्यूअर्स। पहले गर्मियों की छुट्टियों में हर कोई नानों, जिस तरह मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मैं रहती ही अपनी नानों के घर में थी, माय पेरेंट्स वर डिवोर्स, तो नानों के घर में मामा के साथ रहती थी। तो हमेशा ये होता था कि मेरी जो अम्मी के साइड के कज़न्स हैं उनके तरफ हम लोगों ने इस्लामाबाद चले जाना, लाइक अपने मामू की तरफ या अपनी खाला के घर कराची चले जाना, और फिर पूरी गर्मियाँ जिधर भी गए हुए हैं वहाँ पे टिक के गुजारनी। और हर साल एक चक्कर तो हमारा नथिया गली, बूरबन या मरी साइड पे लगता ही था। देन कज़न्स वगैरह के साथ मिल के टापू खेलना, बर्फ़ पानी, गुड्डा गुड्डी की खेल, उनकी शादियाँ, उनके फंक्शन, ग्रेजुएशंस, छुपन छुपाई जैसी हम गेम्स खेलते थे। उस ज़माने में ना तो टीवी का इतना क्रेज़ था, हाँ टीवी का शौक़ बड़ा था ऑफ कोर्स, बट वही होता था कि टीवी पे बैठ के उस ज़माने में आई रिमेंबर सेसमी स्ट्रीट वगैरह लगता था, तो वो मैक्सिमम हम आधे घंटे के लिए टीवी पे देखते थे, या घंटे के लिए जितना भी उसका टाइम होता था। या सुबह जो एक कार्टून लगता था मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, वो लिटरली 5 मिनट का होता था स्कूल जाने से पहले। तो खेलते थे, कहानियाँ होती थी, मुस्कुराहटें होती थी। लेकिन आजकल कुछ अजीब सा हो गया है। फ़िज़िकल गेम्स की जगह मोबाइल गेम्स आ गई हैं। वो जो जिस्म की हरकत हमें सेहतमंद बनाती थी, अब वो चर्बी में चेंज हो गई है और सिर्फ हमारा
खेलना कूदना उंगलियों तक महदूद रह गया है। पहले आटा चक्की में पिसता था, उसकी खुशबू आती थी, आज आटा आपको रेडीमेड मिलता है और माजी वाली कहाँ उसमें खुशबू आती है और जायका आता है। अब अगर आप मसालों की बात करें तो हर बंदा अपने मसाले जो है वो जाके पंसारी से जाके पिसवाता था अपने सामने और उनको लेके आता था पूरे पूरे महीने का। अब हर चीज़ आपको डब्बों में मिल जाती है, अब उसमें मसाले हैं भी कि नहीं, लेकिन टेस्ट तो कुछ उसका मुख्तलिफ ही हो गया है। फिर ब्लेंडर्स, फूड प्रोसेस वगैरह, फूड प्रोसेसर्स वगैरह आ गए, रेडियो आ गई, ये सारी चीज़ें जो आ गई, इन चीज़ों से चेंजेस आए लाइफ के अंदर। फिर व्यूअर्स हमारे रवैयों में भी बड़े चेंजेस आए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करते हैं। मुझे याद है कि छोटे होते थे तो कोई किससे मिस्टेक हो जाती थी, गलती हो जाती थी, तो उस मसले को हल करने की कोशिश की जाती थी, लाड प्यार किया जाता था, पॉजिटिविटी की तरह के साथ चीज़ों को हल किया जाता था। अगर कई दो लोगों में लड़ाई होती थी, जैसे कोई भाई बहन में लड़ाई हो गई, तो पूरे ख़ानदान वाले मिल के उन मसाइल को हल करते थे। कोई ये नहीं कहता था कि यार ये मेरा मसला नहीं है, यार हमने इस चीज़ में नहीं पढ़ना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती या बदतमीज़ी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोई ज़्यादा ये कहता था कि मेरा नहीं दिल मानता तो वो घर का बड़ा डांट देता था कि फजूल बात नहीं करो, दोस्ती करो बहन के साथ, बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है, जाओ उसको सॉरी कह के आओ। और मानते भी थे लोग। अब तो व्यूअर्स सारा फोकस इन चीज़ों के ऊपर है कि हम किस तरह किसी इंसान से किनारा कशी कर सकते हैं अगर वो ज़रूरत में है, या फिर हम उसके चीथड़े कैसे उड़ा सकते हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं आजकल। मैं बहुत सी चीज़ें आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। हर बंदा जो है वो अगले का पेट नंगा करने के चक्रों में है, इंस्टेड ऑफ अगले के सर पे चादर देना या पर्दा या किसी के ऐब या किसी के मसाइल पे पर्दा डालना। देखिए हमें तो ये भी कहा गया है मजहबी तौर पे भी अगर आप बात करें, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं हर मज़हब में कहा गया है कि अगर किसी का ऐब देखो तो उसको छुपाओ, अगर उसको गाइड करना है तो उसको प्राइवेटली गाइड करो, उसका पब्लिक तमाशा ना बनाओ। जिस बात का तुम्हें पता है जब आप उसको पब्लिसाइज करते हैं हज़ार और लोगों में तो उसका मज़ीद और तमाशा बनता है। सो व्यूअर्स अपने अंदर हमने पॉजिटिविटी लेके आनी है, अपने अंदर हमने अपने आप को उन चीज़ों की तरफ वापस लेके जाना है। हर बंदे को पता होता था, मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी नानों को एक एक हमसाए का पता होता था, उनके फैमिली मेम्बर्स का पता होता था, मामा न्यू साथ वाले घर में जो रह रहे हैं उनके कितने बच्चे हैं क्या हैं, हम उनके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे। लिटरली हमारे हमसायों के बच्चे भी हमारे कज़न्स की तरह होते थे। और जब मुलाकात भी किसी से कोई कोई आता था घर तो कहते थे ये कौन है, तो हम कहते ये हमारे कज़न है। हमारे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये हमारे हमसाए हैं और हमसायों के बच्चे हैं और इनके साथ रवैया फ़र्क होना चाहिए, कज़न्स के साथ फ़र्क होना चाहिए। फ़र्क नहीं होता था। हम हर चीज़ इंसानियत के बेस पे करते थे, पॉजिटिविटी की बेस पे करते थे। हमारा गोल ये होता था कि ज़िंदगी को आसान बनाएं, सिंपल बनाएं और उसको पॉजिटिव बनाएं। नो डाउट अगर कोई इंसान दुखी है, हर्ट है, किसी बात पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस बंदे का दिल बहलाएं, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, उन्हें प्यार करें और उनको उनके दुख या गम से निकालें, ना कि उस बंदे को पकड़ के एक अपने आप को वायरल करने की एक नई ही मुहिम स्टार्ट कर दें। सो व्यूअर्स अनकाइंडनेस, क्रूअल्टी, मीननेस, किनारा कशी, किसी के मुश्किल वक्त में कर लेना, अगले को मुश्किल के वक्त में सपोर्ट ना देना, ये सारी चीज़ें पुराने वक्तों में नहीं थी व्यूअर्स। कोई इक्का दुक्का बंदा अगर ऐसे करता था तो लोग कहते थे हाय अल्लाह कितना जल्लाद है, इसके घर वाले इसको नहीं समझाते। अब तो घर वाले खुद कहते हैं जी हमसे ना बात करें, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो बात यह है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पुराने वक्तों की तरह सफिकेट करना चाहिए, बच्चों को अपनी मर्ज़ी नहीं करने देनी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। वो सब चीज़ें चेंज हुई, अच्छा हुआ कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने करियर्स को चूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई की डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो इंसानियत वाली चीज़ें थी, जो पॉजिटिविटी की चीज़ें बच्चों से लेके बड़ों तक होती थी, कोई बच्चा गलती करता था फ़ौरन उसके घर वाले कहते थे बेटा सॉरी करो, ताकि वो बंदा आगे जाके बच्चा जब बड़ा होगा तो अगर वो ज़िंदगी में बड़े होकर गलती करे तो उसमें सॉरी करने वाला कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी करना तो अच्छी बात है व्यूअर्स, कोई अच्छा काम करे उसका शुक्रिया अदा करना अच्छी बात है। अब ने इन चीज़ों को भी अना का मसला बना लिया। तो पहले वक्तों में व्यूअर्स अना की प्रॉब्लम नहीं होती थी सॉरी कहना। कुछ होते थे लोग, कुछ ऐसे बुजुर्ग होते थे बड़े के तो छोटे सॉरी कह देते थे, वो कहते थे खैर है मिट्टी पाओ मुकाओ मसले को। अब हम मसलों को भी पब्लिसाइज करते हैं। सो व्यूअर्स
शायद उन अच्छे वक्तों की तरफ, पुराने वक्तों की तरफ हमें जाने के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते थे, लोगों की तकालीफ में उनका साथ देते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी की बच्ची की शादी हो रही थी तो मोहल्ले में तो ऐसे होता था कि जैसे पूरे मोहल्ले की पूरे मोहल्ले की वो बच्ची है और उस बच्ची की शादी हम सब की जिम्मेदारी है। कोई इंसान किसी तकलीफ़ में होता था, किसी के घर कोई फौतगी होती थी तो उनके घर 3 दिन क्या कुछ लोग तो 40वें तक उनके घर में खाना नहीं पकने देते थे। डेली किसी के घर से कोई ना कोई खाने की चीज़ जाती थी। और अफसोस की बात यह है कि व्यूअर्स, गोरे आज भी इस ट्रेडिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आप वेस्ट में जाएं, किसी की डेथ होती है तो डेली कोई ना कोई हमसाया, बल्कि आपस में मुशावरत होती है कि आज ही मैं कैसरोल लेके जा रही हूँ, कल आप ये के लेके जाएं। जनाजे पे ज़्यादातर उन लोगों के यहाँ खाने की चीज़ें जो आई हुई होती हैं वो लोग लेके आए हुए होते हैं। अब किसी के घर डेथ होती है तो डेली उनके घर खाने पकड़े होते हैं, चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि लोगों की इतनी आमदोरफ्त होती है तो वो अपने प्रॉब्लम्स और अपने मसाइल को एक तरफ फेस कर रहे होते हैं और साथ साथ उनको मेहमानदारी को भी देखना पड़ रहा होता है। सो व्यूअर्स, इन चीज़ों की तरह, क्योंकि मैंने ये रिसेंटली कुछ ऐसे लोग करीबी गुजरे तो मैंने नोटिस किया कि कोई भी नहीं कहता कि जी आज का खाना हम भिजवा रहे हैं, कल का आप ना करें। कुल्लों पे और जनाजे पे तो और 40वें पे तो कभी भी अपने घर वाले नहीं मनाते थे, ऑर्डर नहीं देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जनाजा, उसके अखराजात हज़ार और इंसान के ऊपर फाइनेंशियल बोझ होते हैं, तो लोग उस बोझ को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम करते थे। और उसके अलावा अगले को ये महसूस करना कि हम हैं, हम भी आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए हैं। तो व्यूअर्स, बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो थोड़ी सी इन पुरानी चीज़ों की तरफ वापस चलते हैं और और याद रखें, जान हमने अपने रब को देनी है और रब उन्हीं को पसंद करता है जो उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आइए शेफ़ नूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ। कुछ सोच रही थी, नानो अक्सर मुझे याद आती हैं। आज आते हुए जब मैं चीज़ें बिल्डिंग, मैंने बताया ना बिल्डिंग में चीज़ें देखी तो मैंने कहा यार एक वक्त था जब यहाँ पे सिर्फ दरख्त होते थे। मैंने कहा यार चीज़ें कितनी चेंज हो गई। एक वक्त होता रोड्स इतने हैवी नहीं होते थे, ऑब्वियसली जब मैं पैदा हुई उस वक्त तो गाड़ियाँ काफ़ी थी रोडों पे, वटेवर, बट इतना रश नहीं होता था। अब खचाखच रश होता है। आप अपनी नानों की बात करें, मुझे अपनी नानो याद आ गई कि हम छुट्टियों पे जाते थे और सरगोदा में मेरी नानो रहती थी। एक गांव था भलवाल, तहसील थी, तो वहाँ माल्टों के बागात और गन्ना बहुत ज़्यादा होता था और हम बैठ के धूप में हमने सब मिल के आ जाते थे। जैसे आपने कहा ना कि हमसाए, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक हवेली थी, तो उसमें ना सबके अलग अलग घर थे, तो वो सब शाम को जो है वो उस हवेली के सेन में आते थे और सब बाज़ दफ़ा तो ये होता था अपनी अपनी चीज़ें बना के ले आते थे, सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते थे रात को खाना। और इतना अच्छा वो वक्त था कि मुझे अभी भी याद आता है। आप जैसे याद कर रही हैं ना, मुझे भी बहुत याद आ रहा है। और आप सोचें, अब हमारे गेट टुगेदर्स महदूद हो चुके हैं ईदों पे या कोई सुख दुख का मौका हो। बिल्कुल। पहले तो चलो सालगिरह भी होती थी तो सारे घर वाले आ जाते थे, उस वक्त इतना केक कटिंग का, हम तो खैर अगर मैं जब छोटी थी तो बट मम्मा बताती हैं कि तुम लोगों की ये फनकारी हैं, हम लोग छोटे होते थे तो केक्स कहाँ हर जगह से मिलते थे, तो और केक का इतना होता भी नहीं था, कॉन्सेप्ट ही होता था कि सारे मिल के साथ खाना खा लेते थे, अगले बंदे को विश कर देते थे, कुछ लोग तोहफे ले आते थे, कुछ प्लेन सा केक ले आए और मतलब इस तरह करके ना, फ्रूट केक्स होते थे उस जमाने में बड़े ज्यादा, तो वो लोग बट सब कुछ ही छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल, सब लोग अपनी अपनी ना दुनिया में मगन हो गए हैं। मतलब आप देख लें कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि दूसरे घर का ही नहीं पता कि इसमें कौन रह रहा है। और एक बात बताऊं, ये बातें हमें किसी ने कह के नहीं समझाई थी शेफ नूर, नहीं, ये हमने देखी थी, देखी हैं। और मैं अब जब कभी कोई चीज़ ऐसी कहती हूँ ना कि अगर मैं ये कर दूँ तो लोग कहते हैं ये क्या तुम पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें कर रही हो। तो मैं ऐसी कहती थी कि भाई पुरानी या नई, नानों की आदत बड़ी अच्छी थी, मामा की फलां आदत बड़ी अच्छी है, तो वाई नॉट। हाँ जी, हमें भी वो चीज़ें अपनानी चाहिए ना। सो यू नो लाइक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में अगर आप कुछ शीर कोरमा वैसे ही बना रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कज़न को बड़ा पसंद है, अपने घर के लिए बना थोड़ा ज़्यादा बना के उसके घर भी भेज दे कि यार मैं बना रही थी। जैसे कल रात को शाही टुकड़े घर में बनवा रही थी, मैंने आज कहीं पे भेजने थे तो मैंने मामा के लिए भी एक डिश शाही टुकड़े की बना ली, क्योंकि मामा को शाही टुकड़े बहुत पसंद है। हर चीज़ मौके पे करनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, बेमौका की भी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये आपकी मोहब्बत और प्यार की बात होती है। जान क्या, मेरी माँ तो मैं सारी ज़िंदगी उस औरत के पैर धो धो के भी पीऊँ तो मैं उसका एहसान नहीं उतार सकती, जिस मेहनत और प्यार और मोहब्बत से मेरी अम्मा ने हमें पार पोस के बड़ा किया। किसी दूसरे के लिए करना, मतलब मदर तो उस माँ के लिए तो हर बंदा करता है। अम्मी के लिए तो बिल्कुल ही वो नहीं बनता, वो तो मामा है, देखे वो मेरी जन्नत है मेरी माँ। बिल्कुल। और ये चीज़ अगेन लेट एहसास हुआ। अक्सर उनको कहती हूँ कि मामा मैंने आपको बड़ा टॉर्चर किया, मैं करती थी, बड़ा तंग करती थी, काबू में नहीं आती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं लड़का हूँ,
बिल्कुल। जिस्म लड़की वाला था, कुछ बात दिल चाहता था क्रिकेट खेलने का, घर वाले कहते थे बंदे दा पुत्र बन। लेकिन खैर आई एम ग्लैड कि मैंने क्रिकेट भी खेली, वॉलीबॉल भी खेली, बैडमिंटन बहुत खेली। मामा ने इनकरेज किया, स्विमिंग में बड़ा पुश किया कि यार अगर आप स्पोर्टी हो तो स्पोर्ट्स खेलो। हाँ जी। उस वक्त नहीं था, मेरी बाकी फ्रेंड्स इतना इस चीज़ में नहीं थी। एज अ रिजल्ट मुझे क्रिकेट वगैरह ये चीज़ें बॉयज़ के साथ खेलनी होती थी, लेकिन एक बड़ा ही पॉजिटिव माहौल। बहुत अच्छा और माहौल सच्ची था बात बिल्कुल। बताऊं, उन वक्तों में लड़का लड़की में नहीं फर्क इतना किया जाता था। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग बड़े हो रहे, मुझे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये मेरा कजन लड़का है, ये मेरी हाँ। कजन लड़की है। हम सब बस साथ ही बड़े हुए, बिल्कुल। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ जी, आप दिमागों में- इतना दिमाग अजीब हो में तो गया कि ऐसे- हाय अल्लाह वो लड़की क्रिकेट खेल रही है। हाँ। ओ भाई, स्पोर्ट्स, उसमें बिल्कुल। कोई गंदगी कोई गलाजत तो नहीं है, बिल्कुल सिर्फ खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। और खेल तो अच्छी चीज़ है, इसमें प्यार बढ़ता है। और बिल्कुल सही पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा होता था। आई रिमेंबर छोटे होते थे तो वीकेंड्स पे और इस तरह से होता था कि घर का स्टाफ भी और सारे वो क्रिकेट का पूरा सेटअप लगाया, उस वक्त बाग भी बड़े बड़े होते थे, लॉन हाँ भी घर में जी। बड़े, तो हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, उनको भी साथ लगा लिया और बड़ा सारे मजे मिलके किया। खेलते थे। कोई फर्क नहीं था कि कोई स्टाफ है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, नथिंग। सब खेलते थे, घर के बुजुर्ग भी और छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, उनकी ड्यूटी लगी होती, जाओ बॉल पकड़ के लेके आओ। वो वक्त बहुत अच्छा था। वो वक्त बहुत अच्छा था। और व्यूअर्स, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब हो नहीं सकती। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शेफ़ नूर से मज़ीद गप लगाएंगे। और आज शेफ़ नूर अपने किचन में क्या बना रही है, उन्होंने पूरी दुकान लगाई हुई है, अभी इस दुकान में बनना क्या है ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में शेफ़ नूर के पास। पुरानी बातें कर रहे थे तो शेफ़ नूर किचन में भी तो खाना बनाना एक आपस में मिल के एक एक्टिविटी हुआ करती थी। होता था कि सारे के सारे लोग बैठ के, घर के बड़े छोटे, मतलब बच्चों को मटर पकड़ा दिए कि बेटा तुम ये छीलो, कितना मज़े की वो वक्त होते थे। मुझे याद है मैं छोटी होती थी तो मुझे बड़ा शौक होता था खाने का, बनाने वगैरह का। तो मेरी नानो अंदर होती थी हमारे किचन में, हमारे जो बावर्ची थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े ही प्यारे। ही वाज लाइक इब्राहिम चाचा बुलाते थे हम उनको, जेन्युइनली लाइक अ ट्रू फैमिली मेम्बर। तो चाचा जो हैं वो मुझे बैठा देते थे ऊपर उसके वो जो काउंटर होता है, और मुझे पकड़ा देते थे आटा और कहते थे रोटियाँ बनाओ। तो मुझे कहते थे अपनी रोटी खुद बनाओ। तो वो मैं इतनी को रंग बिरंगी सी रोटी बनाती थी, लेकिन चुटकी सी होती थी, 4-5 साल की, बट इट वाज, बच्चों को शौक होता है ना 4-5 साल और के फिर बच्चे। वो रोटी पे जब वो उस रोटी की अगर पराठी बना दी, अच्छा तो फिर उस पराठी के ऑब्वियसली तवे वगैरह के करीब नहीं जाने देते थे, फिर मुझे वो पकड़ा देते थे और शक्कर, और कहते थे अब चूरी बनाओ। तो आपको मजे की बात बताओ, ये आपने चूरी की बात की है, मैंने परसों शक्कर की रोटी, मेरे दिल कर रहा था, छोटी सी मैंने रोटी बनाई, देसी घी डाला, शक्कर डाली और चूरी बनाई। भाई चूरी तो बड़े मजे की होती है और मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे तो कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जब उनके घर में कभी इस टाइप का हो तो वो बाकायदा चूरी बना के डब्बे में डाल के मुझे भेज चलिए के अब मैं देते लेके आऊँगी हैं। लो जी, तो तुसी भी कमेटी पानी से। हाँ जी। अच्छा ओके, बट थैंक यू सो मच सोचने का। अच्छा ये मैं प्याज क्यों फ्राई कर रही हूँ? जी आज हम मेन्यू बना रहे बताएं हैं पहले। जी मेन्यू, आज हम बना रहे हैं जी दाल चावल, ये मिक्स दाल बनाएंगे हम, साथ इसके साथ बॉइल्ड राइस बनाएंगे, और हम 3 चटनियाँ बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है बरसात है, और बरसात में जो है वो चटनियों को जो है वो यूजिंग में, अपने खाने के यूज़ में ज़रूर लाना चाहिए, इसलिए कि आपको पता है डायरिया, गर्मी की वजह से बरसात में ये चटनियाँ हम अगर यूज़ करेंगे अपने खाने में तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, हमारा पेट भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं दाल की रेसिपी बोल दूं पहले? मैं अभी लहसुन फ्राई कर रही, प्याज फ्राई कर रही जी हूँ, प्याज फ्राई करें, इसके बाद आप ये डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी। हाँ मैं खुद डालूंगी क्योंकि आपके हाथों में से स्मेल आने नहीं आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगी। अच्छा, बट मुझे ये बता दें, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और उसके बाद टमाटर डालूंगी, उसके बाद मसाला और फिर टमाटर। उसके बाद टमाटर। डन है, डन है। आप बताइए जी। अच्छा जी। जी मिक्स दाल के लिए हमें चाहिए जी दाल, चना, माश, मूंग, मसूर, तीनों दालें हमें चाहिए जी 3 पाव। लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, प्याज चाहिए चॉप 2 अदद, टमाटर 3 अदद चॉप, हरी मिर्च वॉश जी करा दूँ ये? बिल्कुल चटनी के लिए, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ड्राई अचार मसाला 1 खाने का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और तड़के के लिए अदरक, प्याज, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख मिर्च का हम तड़का लगाएंगे। इसकी जी रेसिपी ये है कि सबसे पहले हमने दालों को भिगो लिया,
मैंने तो रात को भिगो दिया था और फिर मैंने ना इसको 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, हल्दी और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया दाल को, ताकि हमारा, आपको पता है टाइम का ज़रा मसला होता है, आप घर में बनाएं तो फिर बेशक आप प्रेशर भी लगा सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। दालों को हमने बॉईल कर लिया। अब प्याज ब्राउन हो रहा है हमारा और इसके बाद इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा उसको सौते करेंगे। जूँ ही उसका कलर चेंज होगा तो मसाले अपने सारे डाल देंगे। मसाले डाल के ये टमाटर हमने हल्के से चॉप किए हैं, ये डाल बहुत देंगे। से लोग जो है वो दाल को उबाल के ना सारी चीज़ें डाल के और उसके ऊपर से तड़का लगा देते हैं। सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, दाल का वो मज़ा नहीं आता। जी, वो मज़ा नहीं और आता। दाल में कभी भी टमाटर के छिलके मुंह में नहीं आने चाहिए, जिसके लिए अगर आप टमाटर को ब्लेंड करके ऐसे डालते हैं तो वो मुंह में ज़रे नहीं आते। ज़रे नहीं ये आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जी। लोग, बहुत से लोग दाल में डालते भी नहीं है टमाटर। इसको डालने से थोड़ी सी दाल में खटास आ जाती है और वो खट्टी दाल और वाला। थोड़ी सी हम इमली भी डालेंगे। और आप अचार मसाला भी डाल रही जी हैं। जी, अचार मसाला घर का है, होममेड, जो कि मैंने बहुत दफ़ा बताया भी, अभी भी बता दूंगी मैं अचार बिल्कुल मसाला। ठीक ठीक है जी। हाँ जी। और अब जी ये हमारा फिर दाल को बीच में डाल के थोड़ा पानी डाल के मिक्स किया और जब दाल आप देख लें कि इसमें कोई चीज़ कम है, गरम मसाला पाउडर पहले डाल दिया और साथ भी डाल सकते हैं, मेथी डाली और उसके बाद आपने तड़का लगाया और तड़का लगा के आप और चावलों के लिए रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, वैसे चम्मच के साथ कुचूमर सैलड बनाएं और उसके साथ आप इसमें थोड़ा सा सैलड डालें और चम्मच के साथ खा लें। ये आपका फुल मील है। और अब हम बनाएंगे जी चटनियाँ। एक सबसे पहले वाली चटनी की चीज़ें बताएं, मैं इसमें डाल के ब्लेंड करना हाँ है जी, इसमें जी ये धनिया, पुदीना, लहसुन ना? और वो और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है। ठीक है जी। और इसमें डालेंगे जी हम अनारदाना। ठीक है, ठीक है जी, पिसा हुआ अनारदाना डालना है, साबित नहीं डालना आपने। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने क्या और कर इसमें दिया? डलेगा जी सफ़ेद ज़ीरा, कोई बात नहीं, उसमें चटनी में ही डलेगा ये चीनी। अच्छा और थोड़ा पानी डालेंगे ठीक है जी। और सिरका डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। पानी डाला। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ जी। और इसमें हमने डाला सिरका। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बाद में बड़े मज़े का खट्टी हाँ सी हो जी, जाए। ये हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं, इसमें डालें पहले। कितना? डालें 2 टेबलस्पून डालना है। तो ये पूरा ही भरेगा, हाँ तब जी, जाके पूरा। 2 हाँ टेबलस्पून जी। पूरे होंगे। जी नींबू भी डाल सकते हैं फ्रेश। जी। हो गया जी। इसमें अभी इमली शिमली तो नहीं डालनी? नहीं, इसमें कुछ नहीं डालना, ये हमारा मतलब सब कुछ डल गया इसमें। डाल। तो ये देखे ना आपके सामने ही चटनियाँ। लोग कहते हैं यार चटनियाँ इतनी, अच्छा रेडीमेड जो चटनी लेते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। उसमें तो आपको पता वही वाली बात है कि परसों हम बात कर रहे थे, डब्बे के खाने प्रिजर्व करके उसमें डाला जाता है सब कुछ, इसमें आपने नमक नहीं डाला। हाँ, उसको ज़रा सा वो हो जाए ना, उसमें फिर नमक भी डाल देते हैं। हाँ जी। ये लीजिए। ज़रा सी लिक्विड ही हो गई है, बट चटनी लिक्विड लिक्विड ही अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि जब वो बहुत थिक हो जाती है ना, बिल्कुल। तो आपको पता है कि उसमें फिर और मसाले हो जाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें सिरका और डालेंगे। ठीक है, हल्का नमक सा। ठीक है। नमक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नमक बल्कि थोड़ा सा और अगर डाल दें तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। हल्का सा मुझे कम डाल लग दें, रहा डाल है। दें। एक्चुअली अक्सर आपको मिर्चें ज़्यादा इसलिए फील हो रही होती है क्योंकि नमक कम होता है। नमक कम होता है। ये लीजिए, इसको एक दफ़ा फिर ब्लेंड करते हैं। और वेरी नाइस। अब ये कहाँ पे जाएगी चटनी हमारी? ये पकड़ना है, एक सेकंड। ये हम डालेंगे अपने बाउल में। हाँ ये जी। लीजिए, ये आ गया। हाँ जी। अब इसके बाद हम एक और चटनी तैयार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम अब इसको रिंस कर लेंगे। चटनियों की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उसको हंगाल लें तो यू आर ओके। इधर ही हम इसको रिंस कर लेते हैं। बेटे आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अच्छा add जी, कर दें। ये पुदीना 1 कप था, धनिया 1 कप था, लहसुन पूरा एक, इसका पूरी एक छोटी गड्ढी थी, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच था, नमक हस्बे जायका, सिरका 2 खाने के चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद। और हमने और जो नमक है, ऑफ कोर्स आप हाँ जी, डाल दें। अब ये डाल दूँ, ये देखिए। हाँ जी, और इसको हमने ब्लेंड कर लिया। और आप इसको जो है चावल के साथ, आप इसको हर तरह के खाने के साथ, अब अगर थिक बनाएंगे तो आप ये दही में भी डाल सकते हैं, रायते में आपका मिंट रायता बन जाएगा। ठीक है जी। अभी मैं बना रही हूँ जी आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारा चाहिए हमें 200। वो हमने पकाना है या जी हमने जी, ब्लेंड करना है? वो हमने पकाना है। अच्छा, ये देखिए ब्लेंडिंग जी, वाली दूसरी चीज़ मुझे बस बता दें। अब कोई नहीं ब्लेंड करना, आपने कुछ कोई नहीं। ब्लेंड करनी, जी, ठीक है। ये आलू आलू बुखारा मैंने देखे पानी डिप था इसके ऊपर 1 इंच, और मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ठीक है जी। अब हम डाल देंगे जी आलू बुखारे को अपने इसके साथ
सॉस पैन में, और साथ ही हम डाल देंगे जो चीनी 250 ग्राम चीनी भी डाल दी हमने इसके साथ ही। नमक हस्बे जायका। थैंक यू बेटा। अच्छा चलें जी, हमारी जो बैक एंड पे टीम है ना, हाँ जी। इधर मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी हमारे जो स्पॉट बॉयज़ हमारे बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे बहुत इतने active है, माशाल्लाह ब्रिलियंट हैं माशाल्लाह। और बड़े मेहनती बच्चे जी। हैं और बड़े दिल से काम करते हैं। बिल्कुल। सो इधर ये बात ज़रूर मेंशन करनी ज़रूरी है। आपको पता है एंड में सबके नाम भी चलते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन कहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इन बिल्कुल। बच्चों की मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जी। हमारे जो तीनों बॉयज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बहुत। और बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मेहमानदारी वाला सारा काम तो ये लोग हैंडल करते हैं। बिल्कुल। यू नो, चाय देना, चीज़ें देना। अच्छा, इसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से मसाला। अब इसमें थोड़ा सा और करेंगे, फिर मैं डालती हूँ मसाला। आप मसाले डालें, उसके वो साथ ही उसके हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें डालेंगे जी हम नमक, उसमें भी डला हुआ, दाल में भी इसको हाँ ज़रा जी। हाथों से, इसलिए कि ज़रा ये वाला नमक दूसरा वाला होता है ना, सादा नमक, तो इसके लिए हल्दी डलेगी, क्योंकि भी वो याद है कि लाल मिर्च मसालों पाउडर ने भी डलेगी। थोड़ा भुनना होता है। जी। सूखा धनिया डलेगा जी 2 चम्मच। गरम मसाला हम एंड में डालेंगे, ठीक है जी। जी, और वो भी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, प्लीज, हाँ जी। ज़्यादा नहीं, क्योंकि गरम मसाला जब दाल में ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा एक तरह से बदहज़मी हो जी। जाती है। मेरे ख्याल से अब हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टमाटर आपने डाल दिए, अब आपने इसको थोड़ा सा कुक होने दिया, ये हमारा अचार मसाला है और ये आपका अचार मसाला। जी। अब इसको हम भूनेंगे और फिर हम अपनी दाल को डाल देंगे। बट व्यूअर्स, दाल हमारी बॉयल है। दाल हमारी बॉयल है। अब आप अगर ये वो वाली दाल है जो विदाउट तड़का भी अगर आप सर्व कर हाँ दें जी, तो ये बिल्कुल, बहुत लजीज है। बहुत वो लजीज है। तड़का सिर्फ वो बंदा डाले जिसका मतलब जिसको बहुत ज़्यादा वो जी, चीज़ पसंद है। बिल्कुल। हम तो यही करते हैं, जब आप इस तरह से बनाती हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें मज़ीद कुछ डालने की। अच्छा जी, ये हमारा अभी पकेगा। चीनी भी डाल दी है हमने, नमक मिर्च भी डाल दिया, आलू बुखारा हमने 2 घंटे के लिए डिप किया हुआ था। अच्छा, एक आपको यहाँ पे बात मेंशन करना चाहूँगी कि आलू बुखारे 2 किस्म के होते हैं। ये ज़रा गोल्डन कलर का है, ये चटनी के लिए यूज़ होता है। जो डार्क ब्राउन सा होता है वो बिरयानी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने ये वाला चटनी के लिए यूज़ करना है, गोल्डन वाला, ठीक है जी। और अब इसमें बादाम, पिस्ता, चारों मगज़ और सिरका, ये हम जब ये पक जाएगी तो इसमें गरम मसाला पाउडर और अच्छा। बादाम, सिरका और चारों मगज़। आम की चटनी जल्दी से बता हाँ दें, जी। टाइम बिल्कुल ख़त्म ठीक हो है। गया। आम की चटनी के लिए कच्चे आम चाहिए जी 1 किलो, और इसका पल्प है, इसको आपने फिर स्केल में आपने इसको नापना है कि ये कितना है। मेरा ये 600 ग्राम है, 670 ग्राम है, और इसमें मैंने चीनी डाली है जी 400 ग्राम, पानी आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, किलौंजी 1 चाय का चम्मच और सुर्ख मिर्च साबुत 5 से 6 अदद, अदरक चॉप 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच। इसको हम डाल देंगे सॉस पैन में और आधा कप पानी डाल के इसको ढक देंगे कि स्टीम होके उसी में गल जाएगा। उसके बाद इसमें चीनी, सारे मसाले डाल के इसको हम पकाएंगे। जब चीनी का पानी गाढ़ा हो जाएगा आप देख लेंगे, और उसके बाद इसमें किलौंजी, साबुत मिर्च और अदरक डाल के इसको मिक्स करेंगे और हम इसको कर देंगे फिर। काफ़ी है इसमें? हाँ जी, हाँ। बस। पानी डलेगा इसमें? जी, इसमें आधा कप पानी डलेगा ठीक। और इसको हम ढक के पकाएंगे जी। और जब ये गलेगा, और उसके बाद चीनी हमने पहले नहीं डालनी, जब ये गल जाएगा हाँ, तब वरना वो डालेंगे। हाँ जी। कैरमलाइज हो जाती है जी। चीनी। और अच्छा, हम मुझे लगता है कि ये मसाला आपका रेडी है। जी, बस अब इसमें फिर डालते हैं मेथी डाल रहे हैं। मेथी डाल, हाँ जी, और अब दाल डाल दूँ इसमें मैं 2 डाल मिनट के दें, बाद? डाल हाँ, दें, 2 मिनट के बाद बिल्कुल डाल ठीक दें, है। हाँ जी। तो हमने अब बेसिकली, हाँ जी। ठीक है, तो और हमने इसके साथ हम कचूमर सैलेड बनाएंगे, फ्रेश सारी जितनी अब वेजिटेबल। देखे ना, चटनियाँ हो, दाल हो, अचार हो, ना भी अचार हो, अब अचारी दाल आप बना रहे जी। हैं, चटनियाँ साथ है, चावल है, सैलेड है, पूरा आपकी मील कंप्लीट है। जी, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको आदत होती है कि वो हर वक्त टेबल पे कोई ना कोई गोश्त की डिश हो। एक तो अफोर्डेबल भी नहीं है, और दूसरी बात सच्ची बात है, अब ये देखें मसाले की शक्ल कितनी अच्छी बनी है व्यूअर्स, ये देखें कितना एक मज़े का मसाला तैयार हो गया है, पूरा रेडी हो गया है, और यहाँ बातें करते करते आपसे डन हो गया। ये देखें, अब आपने दाल डाल दी इसके अंदर। इसमें मैंने हल्दी, नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको मैंने बॉईल किया था। व्यूअर्स, नमक को प्लीज़ बहुत बैलेंस में बहुत लेके कम, चलना हाँ है जी। आपने, क्योंकि होता ही है कि नमक जो है ना वो अक्सर ज़्यादा डल जाता है। जी, अब इसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम और इसमें डाल देंगे। बिल्कुल। ये अचारी दाल हमारी चावलों के साथ भी सर्व कर लें, रोटी के साथ भी, पराठे के साथ, सुबह नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। बिल्कुल।
हाँ जी, ये हो गया। और थोड़ा और पानी के नहीं? थोड़ा सा और डालें क्योंकि हम चावल के साथ सर्व करेंगे। बस अभी आप उसको थोड़ा कुक होने देंगे ना जी। व्यूअर्स, तो हम सारे अभी कितनी मसाले देर इसके कुक अंदर होएगी? इसको 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मीडियम आंच पे। 15 मिनट्स के। अब ये देखें ना, इस दाल के लिए आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अब आप इसके अंदर और कोई फनकारी करें। ठीक हो गया। ये तो हम ये काम कर रहे हैं और ये हमने मिक्सिंग कर दी और बस अब आपका फूड, अब आपने चावल उबालने हैं जी। और ये अपनी चटनियाँ रेडी करनी जी, है। तो चटनी हम हमारी वो होगी है, ये हो रही है और इसको हम इसके बाद करते हैं। चले छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। पहले तो हम अपने दुखड़े डिस्कस कर रहे थे नई जनरेशन के कि क्या क्या मामला है और क्या नहीं, और उसी के साथ व्यूअर्स ऑब्वियसली ये बात उठी कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, इन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों का व्यूअर्स इंतखाब करते हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं बट हमारे माहौल के लिए भी बड़ी नुकसानदेह होती हैं। अब क्या आपको पता है कि ऐसी अप्लायंसेस और ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो हम डेली यूज़ में अपने घर में यूज़ करते हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं, बिजली का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करती हैं वो अप्लायंसेस, और बहुत से और टेक्निकल मसाइल भी होते हैं। नाउ द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं जिनका लगता है कि लाइफ मिशन ये है कि ऐसी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाएँ जिनमें उनके लिए आसानी भी हो, अफोर्डेबल भी हो और उसके साथ साथ इको फ्रेंडली हो। अब आप कहेंगे हाउ इज़ दैट पॉसिबल? पॉसिबल है तो इनको बुलाया है ना हमने। आज हमारे साथ मौजूद एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ना सिर्फ जिद्दत फ़रोग़ की है बल्कि आलमी मयार के इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स को पाकिस्तान में कामयाबी की तरफ मुतारिफ भी करवाया है और उनको आगे लेके आए भी हैं। तो आइए मिलते हैं बहुत ही ब्रिलियंट रिजवान भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अब रिजवान साहब की प्रॉपर इंट्रोडक्शन तो यही होगा कि DWP ग्रुप के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न के COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। पाकिस्तान की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में 30 साल से ज़्यादा काम करने का आपका एक्सपीरियंस है और अब तो मुझे लगता है कि रिजवान साहब का लाइफ का मिशन ये है कि भाई काम तो करना है लेकिन लोग कास्ते आसानी पैदा करनी है, राइट के रॉन्ग? प्रीटी मच। तो रिजवान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बात करें कि मतलब अगर हम कि ख़ास तौर पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी अप्लायंसेस आती हैं। सबसे पहले तो ये पता चले, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हज़ारों हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, जब हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो ब्रॉडली हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो आम सारिफ इस्तेमाल करता है, जो घर में इस्तेमाल होने वाली आपकी अप्लाइंसेस हैं या आपकी पर्सनल गैजेट्स हैं। जैसे आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये ब्रॉडर कैटेगरी है जिसको हम हाउस होल्ड अप्लाइंसेस भी कहते हैं। अब जब हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनके साथ वो सारी सोशल और घरेलू इस्तेमाल के मामलात उसके साथ आ जाते हैं, बिकॉज दीज आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स इस्तेमाल करते हैं, आपके बुजुर्ग इस्तेमाल लेकिन करते हैं। आपके ख्याल से किन अप्लायंसेस का सबसे, आपका तो एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा कौन से अप्लायंसेस लिए जाते हैं? मेरे दिमाग में तो हमेशा ब्लेंडर आता है, जो सच्ची बात है, क्योंकि ब्लेंडर और वो हम और ग्राइंडर वगैरह वो जो पूरा एक, आप तो जानते ही हैं बट हम ज़रा नालायक से, वो पूरा जो डब्बा आता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, या फिर अलग-अलग भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से वो है। असल में क्या है? प्राइमरी जो अप्लाइंसेस है इसको हम फूड फैक्ट्री कह लें आपकी जी, डेफिनेशन, फूड फैक्ट्री, बिकॉज इट गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ योर किचन रिलेटेड प्रोडक्ट। लेकिन जब हम ब्रॉडली बड़ी अप्लाइंसेस की बात करते हैं तो उसमें एयर कंडीशनर आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, टीवी आता है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके किचन से बाहर आपके कंप्लीट हाउस होल्ड में इस्तेमाल होती हैं। तो इनको हम ज़रा मदर ऑफ अप्लाइंसेस कहते हैं, बिकॉज दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड इशूज़, बिकॉज उसमें फिर चॉइस की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं।
कंसिडरेशन आर मच मोर ब्रॉडर। वो सारी चीज़ें हैं जो होम अप्लाइंसेस की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम खास तौर पे एसी की बात करें, बेचारे एसियों के बजाय फ्रिजों की भी, दोनों की बेचारों की रेपुटेशन ख़राब है गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अब तो फ्रिज में मेरे ख्याल से बड़े वो आ गए हैं, वो आई थिंक गैसेस वाले मसले से निकल गए हैं ना। जी। एक होता था वक्त एसी में भी गैस बढ़ती थी और फ्रिज में भी गैस बढ़ती थी। तो एग्जैक्टली। अगर एसी की बात करें, जो मैंने तो नोटिस किया है कि अगर बंदा ना भी अफोर्ड करे तो किसी एक कमरे में लोग एसी ज़रूर लगा लेते हैं कि सारे वहाँ पे पूरा ख़ानदान सो जाएगा। एसी के गैसेस के बारे में मैंने बड़ी नेगेटिव बातें सुनी है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, इसमें जो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, इसकी क्या जी स्टोरी मैं है? बताता हूँ। देखिए, जो प्रोडक्ट गैसेस यूज़ करती हैं उन गैसेस को हम रेफ्रिजरेंट गैसेस कहते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है कि एक जगह से हीट निकाल के इन्होंने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करनी होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि कमरे की गर्म हवा को या गर्मी को वो बाहर आउटडोर के यूनिट से निकाल देती है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर भी, जो चीज़ें आप अंदर रखते हैं फ्रीज़र में या फ्रिज में, वो ठंडी करता है बिकॉज अंदर की हीट वो और गरमाइश बाहर निकाल गरमाइश बाहर इसीलिए निकाल कहते हैं कि फ्रिज को दीवार के साथ चिपका के नहीं Exactly. रखना चाहिए, गैप पे रखना चाहिए, ताकि वो हीट डेसिपेट होती वरना रहे तो वो और फट वो जाएगा। ट्रांसफर नहीं फटेगा तो नहीं। अच्छा ओके एक्सप्लोजन हो जाएगी। एक्सप्लोजन हो जाएगी। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा फियर फैक्टर है कि चीज़ें फट जाती मैं हैं। वही तो चाह रही हूँ कि आप वो मिथ्स भी तो बस्ट करें ना। वो मिथ्स बस्ट करने से पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे ये प्रोडक्ट काम करती हैं। उन इंग्रेडिएंट्स या उन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझे बगैर वो जो फियर है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। बट बेसिकली अगर डिवाइस को बेहतरीन अंदाज में आपने फ्रिज को चलाना है तो उसको थोड़े गैप पे रखें, थोड़ा सा गैप पे रखें दीवार से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूँगी कि ये सारी अप्लायंसेस हम लोग ले आते हैं घर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुकाना कि हमारी फ़लाँ चीज़ें उड़ गई, तो क्या ये किसी अप्लायंस में सर प्रॉब्लम होती है या हमारी बिजली में प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, दोनों वजह हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी वजह ये भी है कि उड़ने से जो मुराद है वो ये है कि उसका सर्किट डाउन हो गया। हाँ जी, और वो हमारे यहाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्योंकि आजकल करंट घरों में हो रहा है स्टेबल ऐसे। नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाईज देखें स्पेशली छोटे टाउन्स में, तो वहाँ पे द करंट इज़ नॉट स्टेबल, और वो बाज़ दफ़ा वेरिएशन इन द वोल्टेज कैन इफेक्ट योर अप्लायंसेस। बिल्कुल सही। तो वो उसको हम कंपनीज कहते की हैं। फॉल्ट नहीं होती व्यूअर्स, एक्चुअली मसला ये, अनलेस ऑब्वियसली आपकी 20 साल पुरानी अप्लायंस है, वारंटी से भी कब की बेचारी निकल गई, बेचारी ख़त्म होने को है, तो उसका तो वैसे ही इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया ना। और वैसे भी आपको याद होगा एक ज़माने में इन अप्लायंसेस के साथ मैं स्टेबलाइजर, वही कहने लगी थी, याद है डब्बा स्टेबलाइजर आता था हम लोग जब वो छोटे डब्बा होते थे। होता। अब वो अप्लायंसेस ने वो टॉलरेंस अपने अंदर क्रिएट कर ली। अंदर करी। अच्छा, अभी यही पूछने लगी थी कि आप लोगों के अप्लायंसेस के साथ स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत होती है? मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आपकी जो appliances हमारी प्रोडक्ट किसी के साथ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो वोल्टेज रेंज है वो काफ़ी एक्सपेंड कर गया है उनकी टॉलरेंस का, तो इसलिए आपको अब वो ज़रूरत नहीं है। अब इन चीज़ों का हमारे माहौल पे क्या असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगेन हम आपकी अप्लायंसेस की बात करेंगे बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, तो आपकी ब्रांड की अप्लायंसेस क्या एहतियात जी, करें? जो हम ब्रांड्स दोनों डील करते हैं, ग्री के हवाले से एयर कंडीशनर और इको स्टार के हवाले से, दे आर ग्लोबली कंप्लाइंट इन टर्म्स ऑफ इको स्टार तो मेरे घर में भी लगे हुए हैं। इको स्टार आपके घर में भी लगे हैं? आला आला, द इन्वर्टर्स आर अनबिलीवेबल। गर्मियों में ठंडा तरीन माहौल और गर्मियों और सर्दियों के अंदर इतना कंफर्टेबल माहौल हो जाता है और हवा भी नहीं ड्राई करता, एग्जैक्टली। वरना बहुत से ऐसे हैं जो करते हैं एसी हवा को इतना ड्राई। देखिए, अब जो एक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोकली भी और इंटरनेशनल भी एक सोशल और एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है दैट वी फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स वी यूज़ इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट और इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनका कोई नेगेटिव असर ना हो। ये सारी अप्लायंसेस एक ज़माने में अपने साथ दो फैक्टर्स लेके आती थी जो हमारे क्लाइमेट को एड्रेस करती थी नेगेटिवली। एक, इन गैसेस में कुछ गैसेस ऐसी थी जिनका ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की कैटेगरी में नाम आता था, और दूसरा इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता था। अब ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस क्या हैं? वो ये हैं कि जब ये गैसेस हवा में रिलीज़ हो जाएं तो ये ओजोन लेयर को हर्ट करती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। तो ये प्रोटोकॉल्स तय की गई कि ग्रेजुअली वो गैसेस जो कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस में आती हैं उनको हमने फेज़ आउट करना है। ठीक और है। हम अब जो ब्रांड या पाकिस्तान में बेच रहे हैं उसमें जितनी भी गैसेस यूज़ हो रही हैं, दे हैव अ ज़ीरो ओजोन डिप्लीशन इफेक्ट। बिल्कुल सही।
दूसरा इसलिए एस्पेक्ट, हर बंदा यही कहता है कि एसी लाना है तो इको स्टार दा लाओ, क्योंकि बात ये कि देखिए, और उसके अलावा बिजली कितनी बचाते हैं आपके Exactly. आपकी डिवाइसेस। ये बताइए आपने कैसे टेक्नोलॉजी क्रिएट की कि पहले इतनी जहाँ बिजली यूज़ होती थी, अब आपकी डिवाइसेस पे बिजली भी कम यूज़ होती है, यानी कि उसको ख़रीदने के बाद भी व्यूअर्स आप सोचें कि वो अप्लायंसेस जो हैं वो आपको फ़ायदा देती जा रही हैं। एक तरह से आपने जो पैसे उन पर खर्च किए हैं वो आपने वापस जी हाँ, जी हाँ, कर बिल्कुल, लिया अपने बिल्कुल, पास। बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें हमारी अपनी जो पाकिस्तान के कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत मैटर करती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर वेरी हाई, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन एन एसी फॉर 8 आवर्स अ डे, बिकॉज वो बिल आपको आता है। तो कंज्यूमर ये अब चाह रहा है कि हम ऐसी अप्लाइंसेस यूज़ करें जो इस कॉस्ट को कम करें, इस कॉस्ट को सब्सटेंशियली कम करें। तो ये जितने भी एसी हैं, इस कैटेगरी को हम कहते हैं इन्वर्टर एसी। और आपके ये एसीज, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं घर में है तो इसलिए मुझे पता है। सो एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर प्रोडक्ट्स आल्सो माशाल्लाह से। सो द पॉइंट इज़ वो एंड क्योंकि सोलर कंप्लायंट भी हैं। बहुत से ऐसे एसीज होते हैं जब आप उनको सोलर पे करते हैं तो जब वो सोलर वाला मामला होता है तो वो उनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं होती, बट आपके में वो भी इशू नहीं है माशाल्लाह। जी हाँ, इन एवरी वे इट इज़ अ उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो कंपैटिबल हों फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, और आपकी कॉस्ट को सब्सटेंशियली रिड्यूस करें। अब ये कॉन्शियसनेस खाली प्राइस से नहीं आती, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि हमें उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो न सिर्फ हमारे लिए सेविंग का, बल्कि एज टुगेदर एज अ सोसाइटी भी वी शुड सेव लॉट ऑफ एनर्जी। तो व्यूअर्स, हमारे साथ रिजवान भट्ट साहब हैं। अभी मैंने इनकी जान नहीं छोड़नी है, अभी मैंने से ये भी पूछना है कि ये T3 जो इसकी इतनी बातें हो रही हैं ये क्या है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहते हुए ब्रेक में जाना चाहूँगी कि व्यूअर्स देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं वो फ़लाँ है, उधर ब्रांड का कोई ना नहीं हैगा, लेकिन वो ले लेते हैं, वो उसकी बनिस्बत आधे पैसों की मिल रही है। व्यूअर्स, वो ब्रांड जिसकी जो ये इन सब चीज़ों से कंप्लायंट नहीं है, याद रखिएगा कि आगे जाके आपको वो बहुत महंगी पड़ेगी। एक दफ़ा अच्छी चीज़ खरीद लें, मुस्तनद चीज़ खरीद लें जो आपको एक तो लास्ट भी करे, जो वारंटी के साथ भी आ रही है, जिसमें आपके, क्योंकि इनकी सारे प्रोडक्ट्स वारंटी के साथ आते हैं। सो जब आपके सारे मसाइल भी हल हो रहे हैं और आपका बिजली का कम भी आ रहा है, तो जितने में आपने एसी लिया है उससे कई गुना आपने प्रॉफिट जमा कर लिया ना। लॉजिकली सोचे पैसे कितने बचा लिए। तो ब्रेक के बाद हम रिजवान साहब से जानेंगे कि T3 क्या होती है, ये T1 T2 क्या थी, ये तो कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी लग रही है क्या। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट रिजवान भट्ट साहब हैं, हु इज़ DWP ग्रुप के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आप लोग भी मैसेज बार बार कर रहे हैं कि भाई आप वो आ तो गए हैं सर, वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन बताएं तो कि किस चीज़ की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं जी इको स्टार की एंड ग्री की, और मैं इनको अभी यही बता रही थी कि कोई मतलब एक बुजुर्ग सा ग्री का एसी भी मेरे इको स्टार भी घर में लगे हुए हैं, और उसके अलावा ग्री का एसी तो मेरे ड्रेसिंग रूम में लगा हुआ है। और अभी मैं इनसे यही तारीफ़ कर रही थी कि मैंने उसको रिप्लेस किया एक और ब्रांड के साथ, क्योंकि वो पुराना हो गया था, मासूम। और जब उसको रिप्लेस किया तो 3 हफ्ते के बाद के 4 हफ्ते के बाद ब्रांड न्यू एसी बर्बाद हो गया, वापस फिर वो ग्री का लग गया। सो ग्री की एक हिस्ट्री है ऑफ ब्रिलियंस, एंड उनका वारंटी उनकी जितनी भी लंबी हो, वारंटी के कई अरसे बाद तक आपको तंग नहीं करती इनकी डिवाइसेस, बट ऑब्वियसली एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है। राइट के रॉन्ग रिजवान साहब? वेरी राइट। अच्छा, तो रिजवान साहब मुझे ये बताएं कि ये T3 क्या है? जी, ये तो कोई थायराइड टाइप चीज़ ही लग रहा है। नहीं ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ना ही कोई बीमारी का नाम है। मैंने कहा शायद तुम मेडिकल मैंने फील्ड कहा में भी आ गए हो। बीमारी का नाम। और T1 T2 क्या ठीक है? है जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है तो वो एक ख़ास एनवायरनमेंट और ख़ित्ते या जोन या क्लाइमेट को सामने रख के किया जाता है। T1 क्लासिफिकेशन उस एनवायरनमेंट की है जहाँ नॉर्मली जो गर्मी के टेम्परेचर हैं वो 18 डिग्री से 43 डिग्री तक रहते हैं। इन टेम्परेचर्स के दौरान दरमियान में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती हैं उनको T1 क्लासिफिकेशन की प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ठीक है सर। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे मिडल ईस्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर 21 से 52 53 तक भी चले जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। तो जो और आप प्रोडक्ट सोचे 40 डिग्रीज में जब पाकिस्तान में जाता है टेम्परेचर, तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो सोचें उन जगहों पे जो लोग रहते हैं।
क्या हाल होता होगा। उनके लिए जो एयर कंडीशनर डिज़ाइन किए जाते हैं वो T3 क्लासिफिकेशन के हिसाब से किए जाते हैं, यानी कि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट्स को, स्पेशली एसी की बात हम करें, वो T3 क्लासिफिकेशन के होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो क्लासिफिकेशन है बाय क्लाइमेट जोन वो T1 का है। ठीक है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा, मैं वही कहने लगी थी सर, अब तो नॉर्मल एसी गर्मी- भी नहीं घर में, जिस तरह आप दूसरी ब्रांड्स के जो मेरे घर में लगे हैं वो बेचारे कीप अप नहीं कर पा रहे। जब 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वो बेचारे बेहोश से हो जाते हैं। जी वो एक तो ज़ाहिर है क्वालिटी का इशू भी हो सकता है उनमें, लेकिन बुनियादी तौर पे अब टेम्परेचर भी थोड़े से राइज़ होना हमने शुरू हो इसीलिए गए। तो स्विच किया था टू इकोस्टार। इसीलिए तो आपने स्विच किया था। तो अगर आप एक अच्छा ब्रांड या क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लेंगे तो वो आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए आपको वहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ कंज्यूमर, जैसे ही आपने देखा होगा, सर T2 क्या है? T2 भी दरमियान की एक दरमियान की चीज़ है। क्लासिफिकेशन है जो ठंडे मुल्कों के लिए यूज़ होती है ज़्यादा। लेकिन T1 और T3 जो हैं ये एसी की दो क्लासिफिकेशन है हमारे यहाँ। जैसे ही आपने देखा होगा पिछले कुछ 3 हफ्ते पहले हमारे यहाँ गर्मी एकदम बहुत, कुछ दिनों के लिए, इसको हम हीट वेव कहते हैं या हीट सर्ज कहते हैं, उन दिनों में टेम्परेचर इवन 45 भी हुआ, 46 भी हुआ। तो उन दिनों में कंज्यूमर को कुछ फील होता है कि जो एसी है वो इतना ठंडा नहीं कर रहा। सारे घर वाले कहते हैं काम ही नहीं कर रहा। मैं वही तो काम कह ही रही हूँ नहीं ना, अब कर मेरे लाउंज जो है जहाँ पे 2 एसी लगाए हुए हैं 2-2 टन के, वो अब वो दे आर नॉट इको स्टार एंड दे आर नॉट ग्री। आपको पता है मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस करें कि वील हैव टू स्विच एवरीथिंग इन द हाउस टू इको स्टार एंड ग्री, बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस भी जगह पे जो दूसरे ब्रांड्स के लिए वो काम ही नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं बट मतलब इतने को हल्के के, तो इससे बेहतर है कि आप कूलर ले लें, उसमें बर्फ़ के सांचे रख के उसको चला लें, एग्जैक्टली बेहतर हवा मिल जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उनकी कूलिंग कैपेसिटी गिर जाती है। कूलिंग कैपेसिटी गिरने से आपको ये फील होता है कि शायद ये काम नहीं कर रहे, और वो ही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के ब्रांड्स लेंगे तो आपको वो जो लॉस ऑफ कूलिंग है वो फील नहीं होगा। मुझे ये बताइए रिजवान साहब, एज अ कंज्यूमर, अब देखें ना, मैंने भी भंड मारा, पहले एक चीज़ ली वो नहीं ठीक हुई, अब जाहिर ही आपको पता, बंदा एसी लेता है तो 8-10 साल तो उसको आप यूज़ करते हैं मिनिमम। मैं वैसे कह रही हूँ कि चले अगर अनलेस ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए। अब ब्रांड हल्का हो तो आपको पता है कि वो 2-3 साल बाद ही तंग करना शुरू कर देता है, फिर बार बार उसको ठीक कराने का भी खर्चा इतने कि उसकी वर्थ नहीं होती जितना आप उस पर खर्च कर देते, प्लस बिजली के बिल भी ज़्यादा। तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जैसे मुझे पहले भी कहा कि जुगन मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेचने आया, मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनको एक अवेयरनेस हो कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम आए हैं अपने मेन सवाल की तरफ। जब कोई ख़रीदने जाता है इस तरह कंज्यूमर अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो किन चीज़ों को चेक करके निकलना चाहिए? एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले तो अपनी नीड को डिफ़ाइन करना चाहिए कि ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वाई स्पेंड मोर, और अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वाई स्पेंड लेस। सो आपको सबसे पहले ये अपनी ज़रूरत क्लियर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एयर कंडीशनिंग का मतलब ये है कि हवा की टोटल क्वालिटी को ठंडा किया जाए या क्वांटिटी को ठंडा किया जाए। लेकिन अगर आपको सिर्फ ठंडी हवा चाहिए तो फिर तो आपको एक ब्लोअर चाहिए और फ़ैन और पंखा चला लें, आपको बस थोड़ी देर के लिए कूलिंग चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा कमरा टेम्परेचर मेंटेन करे तो फिर आपको ऐसी अप्लाइंसेस लेनी चाहिए जो एयर क्वालिटी को भी मेंटेन करे और टेम्परेचर को सस्टेन करे। इसका मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो आपके कमरे को ठंडा करे, सिर्फ ठंडी हवा ना फेंके। कमरे को ठंडा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नीड को डिफ़ाइन करें। आपके कमरे का साइज़ कितना बड़ा है, आपकी पर्सनल हैबिट्स या आपकी नीड ऑफ कूलिंग क्या है। आपने नोट किया होगा घर में कुछ लोग ज़रा चिल एनवायरनमेंट चाहते हैं, ज़्यादा ठंडा चाहते हैं, कुछ लोग कम ठंडा चाहते हैं। तो ये टेम्परेचर्स जो हैं ये डिफ़ाइन करते हैं आपकी प्रोडक्ट की जो सबसे पहले प्रेफरेंस को। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो आती है कैपेसिटी की। हमेशा वो अप्लाइंसेस लें जो आपकी नीड के मुताबिक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में फ्रिज में स्टोरेज ज़्यादा है तो आप छोटा फ्रिज ना लें, बिकॉज आप उसे जब ओवरलोड करेंगे तो वो भी फिर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो ना। भी आप फिर किसी इंसान पे, किसी जानवर पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो चल नहीं पाएगा। Exactly. और यही चीज़ अप्लायंसेस की है। सो व्यूअर्स, अक्सर लोग कहते हैं नहीं छोटा फ्रिज रख लेते हैं, छोटा फ्रिज रख लेते हैं। ज़रूरत आपकी मीडियम साइज़ की होती है
या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज कैपेसिटी की, तो फैमिली के हिसाब से चीज़ें देखें। जैसे कि सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एयर कंडीशनिंग भी ग्री में बनते हैं, वाटर डिस्पेंसर्स भी बनते हैं। अब ये भी देखें ना कि हमारी कितनी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरत डे टू डे ज़रूरत की चीज़ें। हीटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग इंडस्ट्रियल चीज़ें भी काफ़ी कमर्शियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो ग्री का आप ऑनलाइन जाके अगर देखेंगे व्यूअर्स तो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि वेबसाइट्स पे जाके देखें इनकी। बाय द वे ग्री की और इको स्टार की अक्सर डील्स भी चल रही होती हैं। हमने इको स्टार की डील चल रही थी तो उसमें काफ़ी हमें उसमें डिस्काउंट हो गया था। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो व्यूअर्स कभी कभी बहुत अच्छी प्राइसेस पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें कंसिडरेशन की हैं आज के कंज्यूमर के लिए, वो थोड़ा लाइफस्टाइल और एस्थेटिक्स की भी हैं। अब जो नए यंग जनरेशन हैं, दे थिंक नॉट इन कलर्स, दे थिंक इन टोन्स एंड शेड्स। हाँ जी। अब ये बड़ा एब्सोल्यूट काला अब और सिर्फ लाल, चिट्टा चार नहीं ऐसी अब काला और लगता। चिट्टा नहीं बनता। हाँ जी। अब पीपल सी एज अ स्टेटमेंट ऑफ देयर ओन पर्सनल एस्थेटिक, इंटीरियर डेकोर का हिस्सा बन गया है। फंक्शनैलिटी से ज़्यादा आप चाहते हैं कि वो लगा हुआ भी अच्छा लगे, एंड इट शुड गो विद माई इंटीरियर एज आई से। तो ये अप्लाइंसेस की अब एक एस्थेटिक और प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल रिलेटेड नीड भी बहुत बढ़ गई है और लोग प्रेफर करते हैं इस चीज़ों में। तो दूसरा एस्पेक्ट ये भी ज़रूर देखें कि आपको डिज़ाइन कितना अप्रिशिएटिव है। तीसरा एस्पेक्ट उसमें ये देखें कि एनवायरनमेंट कॉन्शियस और सस्टेनेबिलिटी का रोल क्या है। आप जो एसी ले रहे हैं या अप्लाइंसेस ले रहे हैं वो कितनी कंसिडर्ड वे में बनाई गई हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और तीसरा ज़ाहिर है बिजली की बचत, आपने शुरू में ही उसको बता दिया। यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट देखिए बिजली मैंने इसलिए सबसे पहले कही रिजवान साहब, ऑब्वियसली अप्लायंस अच्छी हो, ठीक हो, हाई क्वालिटी हो, ये हो वो, बिजली और वारंटी तो सबसे मैटर करती हैं ज़्यादा। अगर वारंटी में नहीं आई, व्यूअर्स प्लीज़ इस झांसे में मत आया करें। मैं आपको ये अक्सर कॉस्मेटिक सर्जरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहती हूँ कि ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੋਟੌਕਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਕਾਂਟ, प्लीज़ डोंट टेक अ रिस्क विद योर लाइफ एंड विद योर फाइनेंसेस। क्योंकि देखिए आजकल वैसे ही जब इतने फाइनेंशियल मामलात हर किसी के अप डाउन हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं, वहाँ पे सेंसिबल चीज़ ये कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें, चाहे वो ज़रा सा आपको आपके बजट से आउट भी हो, उसको लें। अब तो व्यूअर्स आपको उस पर भी मिल जाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ का इंतखाब करें, चेक करें कि वो आपके लिए। और मज़े की बात ये कि ग्री में और इको स्टार की सबसे अच्छी बात ये कि ना सिर्फ वो चीज़ एनवायरनमेंट के लिए, हमारी माहौल के लिए अच्छी है, आपके लिए भी फाइनेंशियली अच्छी है, और पर्सनल लेवल पे भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। सो डेफिनेटली हम दोनों कहेंगे ये बात, बल्कि अब रिजवान साहब ने तो कहा है कि भाई देखो अपने बच्चे की कोई क्या कितनी को तारीफ़ करे, तो चले आपके जो दोनों बच्चे हैं मैं उनकी तारीफ़ कर देती हूँ। आपका बेटा ग्री और आपकी बेटी इको स्टार जो हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और उसके साथ साथ भी वो जोक्स असाइड ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स, ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स। पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहा। अपने अगर घर में लगाए हुए हैं तो आप खुद हिसाब लगा लें। अपनी ज़ात के लिए तो बंदा उसी चीज़ का इंतखाब करता है ना जो बेस्ट होती है। सो इको स्टार एंड ग्री, याद रखिएगा ये दोनों नाम, और जाइए और चेक कीजिए। ऑफन देयर आर डिस्काउंट्स, देयर आर पैकेजेस, देयर आर डील्स, चेक इट आउट। और इन द नो रहेंगे तो बेहतरीन अमल है। अगेन इफ़ समवन इज़ ऑफरिंग इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो, वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बेहतर है कि आपका प्रोडक्ट 15-20 साल लास्ट करे रादर देन 1-1.5 साल के अंदर बर्बादी हो जाए। और हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग एज अ प्रोफेशन की। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज एक ऐसे अजीम प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है, इंसान को दिन रात एक करना पड़ता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी ज़ात को आप भूल ही जाते हैं इस प्रोफेशन की टो में। लेकिन मुआवजा इसका बहुत कम होता है, जो मेरे लिए एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि आज मैं उन लोगों के से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी और उन लोगों से बात करानी चाहूँगी जो इनसे ज़्यादा इंसान दोस्त लोग नहीं आपको मिलेंगे, इनसे ज़्यादा बेलौस इंसान की खिदमत करने वाले लोग नहीं आपको मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ नर्सेज़ की और नर्सिंग के प्रोफेशन की। शदीद अजीम प्रोफेशन, और कोविड-19 के बाद तो व्यूअर्स हम सब के दिमाग सेट हो गए, जो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे ना नर्सेज़ को और डॉक्टर्स को, सबके दिमाग सेट हो गए कि यार इन लोगों के बगैर जीना भी मुश्किल है।
क्योंकि जब बीमारी, तकलीफ़, कोई भी इशू आए, इवन बच्चों के हिफाजती टीके भी लगवाने हों, तो इनकी मोहब्बत और सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चे को टीका भी लगाना होता है तो नर्स बच्चे को पकड़ती है, इंजेक्शन डॉक्टर ज़रूर लगा देता है। हिफाजती टीकों की बात कर रही हूँ। रेगुलर चीज़ों की अगर बात करें तो ड्रिप से लेके मैं तो ऐसे डॉक्टर्स को भी जानती हूँ जिनको मैंने कहा है कि यार अगर वो आईवी लगानी हो, हमारी फैमिली में डॉक्टर कहता है यार मैंने स्कूल के ज़माने में लगाई होगी, नर्सेज ही लगाती है, मुझे नहीं लगानी आती। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, कहीं और डॉक्टर आपको वो आईवी नहीं लगानी आती। सो वही वाली बात है ना, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो आइए मिलते हैं इन ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से। 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं एंड देन ऑफ कोर्स 2 असातिज़ा हमारे साथ हैं। सो हमारे साथ रुबीना इनाम साहिबा हैं जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल। चलिए अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, आपने तो दुनिया में ही जन्नत कमा ली। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जन्नती पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं हम। तबस्सुम ज़िया साहिबा नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं और लेक्चरार भी हैं। ये बच्चियों को ग्रूम करती हैं, उनको गाइड भी करती हैं, ना सिर्फ फ्रॉम द मतलब प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जनरली अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है और अपने आप को कैसे आगे लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। तबस्सुम जी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वैसे तो दोनों गर्ल्स बड़ी प्यारी लग रही है, ज़रा और गर्ल्स की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारे साथ हुमैरा यास्मीन है, फाइनल ईयर है, नर्सिंग स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। एंड देन आपके साथ बैठी हुई हैं किरण शहजादी। तो मेरी शहजादी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और किरण शहजादी फाइनल ईयर की न्यू नर्सिंग स्टूडेंट है। तो ये बच्चे बिल्कुल ग्रेजुएट करने को हैं, राइट? इंशाल्लाह। तो सबसे पहले रुबीना जी मैं आपसे इस फील्ड के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए मेडिकल फील्ड तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी है, बट नर्सिंग की फील्ड के बारे में जानना चाहूँगी। अच्छा जुगन, पहले तो थैंक यू कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोफेशन को बड़े अच्छे से फ्यू वर्ड्स में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मैडम मैं आपको एक बात थैंक बताऊँ, यू। ये मैंने शर्मिंदगी में आज प्रोग्राम किया, पूछे क्यों? पूछे जी जी, क्यों, क्या शर्मिंदगी हो? क्या शर्मिंदगी में? एक्चुअली एक जगह पे हमारी एक बहुत करीबी पर्सनालिटी हैं, वो बिल्कुल डेथ बेड पे थी, फिर वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गई कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे जो बच्चियाँ नर्सेज वगैरह, मेल नर्सेज भी थे वहाँ पे, वो काम कर रहे थे। तो एक बच्ची ने, यंग बच्ची थी, लग रहा था कि अभी अभी उसने प्रॉब्लम हॉस्पिटल कहती आप भी मुझे एक बात बताएं, मैं कब से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, आपने कभी नर्सिंग पे प्रोग्राम किया है? डॉक्टर्स पे तो बहुत करती हैं। तो मैंने कहा बेटा नर्सिंग डे पे किया है, बट अदरवाइज़ हमने वो उस तरह से नहीं किया। तो कहती है आप हम भी तो इतनी मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे एकदम से एहसास हुआ कि 1 मिनट, ये तो बहुत गलत बात हुई है। तो आज अपनी इस्लाह कर रहे हैं हम। देखिए एवरीवन नीड क्रेडिबिलिटी, है ना? कोई भी काम, कोई भी मेहनत करता है तो डेफिनेट कुछ एक्सटर्नल जो है इंस्पायरेशन होती हैं, कुछ इंटरनल। तो जब बाहर से एडमायरिंग होती है तो मेरा ख्याल है कि हर कोई बेटर इनपुट देना चाह रहा और होता है, बेहतर परफॉर्म, बिल्कुल बेटर टू बेटर इम्प्रूव कर रहा होता है। तो सिमिलर नर्सिंग भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीन लास्ट 2 डिकेड से तो जैसे जुगन आपने भी देखा होगा, देयर इज़ अ बिग चेंज इन नर्सिंग प्रोफेशन। मीन हमने ट्रांजिशनल फेज़ में से गुज़रे, हम डिप्लोमा से डिग्री की तरफ आए और फिर डिग्री में भी हम डॉक्टरेट की तरफ चल पड़े और पोस्ट डॉक्टरेट की माशाल्लाह से। तो दीज ऑल आर ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, बिकॉज जो नर्सिस हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे काम करती हैं। हमारा डॉक्टर से ज़्यादा आप लोगों का एक्सपोजर होता है बीमार पे। आप कॉल करेंगे डॉक्टर को कि इनकी तबीयत डाउन हो रही है। एक्चुअल में मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो डॉक्टर हैं या नर्सिस हैं या अलाइड प्रोफेशनल्स हैं, हम सब एक हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं। तो कोई एक भी इनमें से स्किप हो तो केयर नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर मरीज को देखेगा नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, तो नर्स जो है अपने पेशेंट को वो केयर रेंडर नहीं कर पाएगी जो उसकी इस वक्त में ज़रूरत है ना। तो दैट्स वाई अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और अब डिप्लोमा के बजाय जो है डिग्री होल्डर नर्सिस प्रोड्यूस हो गई की डिग्री होती है 4 इयर्स के लिए, पूरी 4 साल की डिग्री। एग्जैक्टली आफ्टर एफएससी दे आर कमिंग विद टॉप मेरिट। हमारे बच्चे जो हैं 1200 से शुरू होते हैं और ऑलमोस्ट 1100 पे मेरिट जो है एफएससी का इनका बायो के साथ आते हैं माशाल्लाह। तो हाईएस्ट मेरिट के बच्चे होते हैं हमारे पास। सही। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये क्रीम ऑफ पंजाब कह लें, या हर एरिया में जहाँ पे भी होती है वो क्रीम होती है, बच्चे इतने इंटेलिजेंट लेते हैं हम।
तो फिर इनकी हम ट्रेनिंग करते हैं क्लिनिकल साइड पे, थ्योरेटिकल साइड पे। टीचर्स जो है इन्हें थ्योरी पढ़ाती हैं, और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो हेड नर्सिस हैं हमारी, नर्सिंग सुपरवाइजर्स होती हैं, डिप्टी चीफ नर्स होती हैं। मैडम आप तो मुझे पता चला है कि पर्सनल लेवल पे भी जो मुझे एक बात पता चली, जो अच्छी बात किसी की पता चलती है वो मैं कहती हूँ ऑन एयर कहनी चाहिए, कि आप भी और तबस्सुम साहिबा भी पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं बच्चियों की ग्रूमिंग के अंदर। Exactly. क्योंकि देखे नर्स आप कितने भी अच्छे हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ऐसे ही है। आप अपने मूड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। देखिए हर इंसान तकलीफ मुश्किलात में घिरा हुआ है, और हमारे पास लेकिन तो जब आते आप ही लोग वहाँ मुश्किलात आते वाले हैं लोग हैं ना, तो जो भी बीमार जिसको भी आप जिसके ख्याल कर रहे होते हैं, इयादत कर रहे होते हैं, आप लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे वो आपका फैमिली मेंबर है। ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। मीन वी फील पेन। ऐसे ही नहीं होता कि भाई हमारे पास मरीज़ आया तो हम बेहिस तो नहीं होते, ठीक है। हमारी कोशिश होती है इवन कि अगर पॉकेट से भी उसके लिए मेडिसिन मंगवानी पड़ रही है, अगर हमारे पास बहुत से नॉन अफोर्डिंग आते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, जहाँ पे मीन बहुत सी मेडिसिन हॉस्पिटल देते हैं, बट समहाउ अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, खाना नहीं है, कुछ ऐसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह नर्सिस जो हैं वो अपनी पॉकेट से भी अरेंज करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तबस्सुम जी, इस तरफ एक तो इस प्रोफेशन के बारे में, और फिर आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ, और मैं घूम के वापस आपके पास आऊँगी कि आपका कैसे हुआ, उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट आपका इस तरफ रुझान। मैं जिस सिरा में नर्सिंग में आई थी, उस सिरा में तो बहुत ये डिप्राइव था कि भी लोग भी इसको नहीं इतना एक्नॉलेज करते थे। तो उस वक्त एक स्पार्क का बाहर आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फैमिली से भी और बाकी पॉपुलेशन से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्रोफेशन को बहुत अच्छा पाया और बहुत ज़्यादा। आपका दिल क्यों था इस तरफ आने को, वो मैं कौन सी मोटिवेटेड चीज़ थी जो आपको मेरी इस तरफ- ग्रैंडमदर वाज एडमिटेड इन अ सर्विसेज हॉस्पिटल and I just came toward nurse that come to me and start a drip. Then I feel that it's very minute thing, वो कि बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको आप ड्रिप लगा दें, तो उसके लिए मुझे नर्स के पास जाना पड़ा। तो ये मैं कल ये मुझे आता होगा या मैं इस प्रोफेशन में होंगी तो मैं अपनी फैमिली की, अपने पेशेंट की टेक केयर कर सकूँगी। मैं सदके जाऊँ, यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग जी छोटी सी होंगी ना, तो सोचा होगा कि यार ये मैं कर लेती तो जी मुझे मैं बुलाना कर ही ना लेती तो ये पड़ता। तो इजी काम था। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन थी टू मतलब इस नर्सिंग प्रोफेशन में आने के लिए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिप्लोमा से स्टार्ट किया। उस इरा में जैसे जैसे रिसोर्स कम थे तो बहुत मतलब चैलेंजेस थे हमें सामने, क्लिनिकल एरिया में भी, एकेडमिक में भी। तो उन सब को ही क्रॉस करते करते हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। नाउ डेज आई एम PhD स्कॉलर, आई एम डूइंग PhD फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, from Malaysia. वेल डन। यस आई एम इन 3rd सेमेस्टर। मैं सदके जाऊँ, मैं टीचर हूँ लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट और हूँ। मैं अपने लिए, अपने फेलोज़ के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एज अ मेंटोर भी होती हूँ, एज अ इनके लिए रोल मॉडल भी बनती हूँ, और इनको भी होल मतलब इनको क्लिनिकल एरिया से, एकेडमिक से, स्किल नर्सिंग स्किल लैब में डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर रीडेमोन्स्ट्रेशन असेसमेंट और क्लिनिकल एरिया में जाके एट बेड साइड खुद से करके दिखाना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और उनको सुपरवाइज़ करना क्लिनिकल सेटिंग में, क्लिनिकल राउंड्स करना। तो ये एक टीचर की है कि वो होल अपने नर्स को, जो न्यू जनरेशन है उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि वो फील्ड में अच्छी नर्सेज बने। लेकिन मेरी जान, आप कितना खूबसूरत रोल मॉडल हो, आप तो इस चीज़ की लिविंग प्रूफ हो कि वो जो हम अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना कि द ग्रेटेस्ट विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल, कि सीखने का अमल, मतलब सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी वो है जो जान जाए कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उसके अंदर फिर सीखने की काविश जिंदा रहती है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट योरसेल्फ आल्सो, तो जब आप मतलब क्योंकि अब आप अपने PhD के लेवल पे अपने आप को लेके जा रहे यही हो, तो रोल मॉडल। हम इस एज में इन बच्चों को बता रहे हैं कि वो बोध से गौर तक तो हम पे ख़त्म हो गई ना बात, कि हम इस उम्र में अगर PhD कर रहे हैं तो दैट्स अ मैसेज फॉर आवर नर्सिस कि दे शुड गो एंड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुमैरा से और किरण से जानेंगे कि बीइंग यंग पीपल, हज़ार प्रोफेशन है, हर बंदा IT बोल रहा है, AI बोल रहा है, तो इन बच्चों का क्यों रुझान हुआ? हमेशा व्यूअर्स कोई ऐसी दिल की बात होती है जो इस तरफ लेके आती है, तो वो क्या थी, ये जानेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से किचन में नजर डालते हैं। जी शेफ नूर, आपकी चटनियाँ तैयार हो गई आपके नहीं, डिफरेंट चीज़ों जी जी, मिंट चटनी और आलू बुखारे की चटनी, आम की चटनी, फ्रेश सैलड और दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, बस वो भी 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे और हमारा दस्तरखान जो है वो बिल्कुल तैयार है। दस्तरखान सेट है। और जैसे कि मैंने कहा, मैंने शेफ नूर से कहा कि तड़का ना लगाएं तो बेहतर है। ऑलरेडी हमने इतने मसाले वगैरह कुक करके उसको किया है। विदाउट तड़का भी इट इज़ ग्रेट, और किसी कोई विद तड़का खाना चाहता है तो वो भी खा ले। बट ऑलरेडी जब एक चीज़ में ऑयल हो, ओवर जब डू करते हैं तो फिर अगेन हेल्थ इश्यूज होते हैं। थैंक यू सो मच शेफ नूर। वेलकम। ओके, वापस बढ़ते हैं अपनी प्यारी प्यारी गर्ल्स की तरफ। जी हो मेरा बेटा, ये बताइए, हम व्यूअर्स बात कर रहे हैं नर्सिंग की एज अ प्रोफेशन। हो मेरा बेटा, आप बताइए कि आपका नर्सिंग की तरफ रुझान क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन और पेशेंट केयर, इसमें आपको सब एक ऐसा सुकून मिलता है ये सब चीज़ें करके, ठीक है। एंड माई बिगेस्ट मोटिवेशन इज़ माई एल्डर सिस्टर। मेरी सिस्टर जो है वो भी एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर भी है, वो माशाल्लाह। एक नर्स भी है और वो इस टाइम माशाल्लाह कुवैत में जॉब भी कर रही हैं, ठीक है। तो उससे मैंने मोटिवेशन ली और जो है इस तरह से मैंने जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती थी, तो मैं MBBS के लिए भी किया था, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ और मेरिट की वजह से फिर मेरा BSN में हो गया। लेकिन BSN में भी बहुत हाई मेरिट है, लेकिन हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नर्सिस को रिस्पेक्ट दें। नर्सिस बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, पेशेंट के लिए, सब लोगों के लिए। तो आप नर्स को जो एक उसकी डिग्निटी है उसका ख्याल रखें, उसको वो एक बहुत ही जो है उसके अंदर एक पेशेंट होता है, ठीक है, उसका बहुत एक स्टेमिना है, तो आप उसको एक रिस्पेक्ट दें। आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, ऑब्वियसली वो आपको लव केयर एवरीथिंग जो है ना वो आपको प्रोवाइड वो करेगी। तो बेटा वैसे भी आप लोग लव केयर देते हो। मैंने तो ऐसे ऐसे मोहब्बत और प्यार से नर्सेस को डील करते हुए देखा है पेशेंट्स के साथ। पेशेंट क्या, पेशेंट के साथ वाले जो होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, पेशेंट तंग करता है तो बंदा, बेचारी नर्स अपने आप को, मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को समझा लेता है अगला बंदा कि यार तकलीफ़ में है। लेकिन जब फैमिली मेम्बर्स बदतमीज़ी पे उतर आते हैं और डांटना शुरू हो जाते हैं, मैंने तो ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी नर्सेस को देखा कि कोई घर वाला बोली जा रहा है और वो बेचारी मुस्कुरा के देख रही हैं और बाद में अपना काम भी कर रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, हमने जान अपने रब को देनी है, तो याद रखें कि इंसान से इंसान की तरह बात करें। और अगर आपका कोई करीबी बंदा तकलीफ़ में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका सारा नज़ला आप उस बेचारे पे निकालें जो रिश्तेदार नहीं है। जो रिश्तेदार नहीं है वो सिर्फ इंसानियत के रिश्ते के बेस पे आपके घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। जी बेटे, आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मैं डिग्री कर रही थी BS ज़ूलॉजी। ठीक है। उन दिनों मेरे फादर की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो हार्ट पेशेंट हैं, तो वो 2-3 दफ़ा एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। तो मेरे फादर बहुत इम्प्रेस थे नर्सेस से, वो इस वजह से क्योंकि डॉक्टर्स थोड़ी देर के लिए आते थे, उन्हें मेडिकेशन लिख के दे के चले जाते थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से मेरे फादर का ख्याल रखा, मतलब प्रॉपर वाइटल चेक करना, मेडिकेशन देना, ये सब वो बड़े अच्छे से डील कर रहे थे। और सुनना, और जो सुनते सबसे थे। ज़्यादा बड़ी बात है कि नर्सेस आपकी, मैं तो एक बात बताऊँ, मेरी इतनी नर्सेस से दोस्ती है जिन्होंने एट सम पॉइंट कभी ख्याल रखा। ये क्या शगुफ्ता आप ही हैं, मतलब कुछ इस किस्म के लोग हैं। सिस्टर कैथरीन है, वो यहाँ एक हॉस्पिटल में होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरी इतनी दोस्ती है नर्सेस के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स से तो मिल के आप उनके नाम भी भूल जाते हैं। वो नर्स ही होती है जो आपको सुकून देती है। लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नर्सेज आर द पिलर ऑफ हॉस्पिटल। एग्जैक्टली। तो अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो आई थिंक सो कि नर्सेज को बहुत रिस्पेक्ट मिले। रुबीना जी, मेरी एक बार लड़ाई हो गई थी हॉस्पिटल में। ये कुछ साल पहले की बात है ज़रा। उस वक्त मेरी थोड़ी टेम्परामेंट अभी भी हाइपर थी, तो एक बंदा ना बोली जा रहा है आपकी तरह ना। मेरा छुटकी सी वो नर्स थी, क्यूट, उसके हाथ में 4-5 चीज़ें, उसके हाथ में वो ड्रिप लगाने का पता नहीं क्या क्या हाथ में उस बच्ची के, और एक आदमी खड़ा होकर चीखी जा रहा है, जब मैंने कहा है कि मेरी अम्मी को आके क्यों नहीं आ रही, इस तरह बोल रहा था। मैं बीच में आके खड़ी हो गई सामने और मैंने कहा भाई, आपने इनको ख़रीदा नहीं हुआ, आप देख रहे हैं कि वो कोई काम कर रही हैं, आ जाएंगी वो, जैसे आपकी अम्मी है मैं वहाँ, वैसे बाकी लोग भी यहाँ पे। तो उस बेचारी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहती है आप ही रहने दे, आप ही रहने दे। मतलब दिल देखिए उस बच्ची का कितना बड़ा था कि वो मुझे मना करी कि नहीं, वो परेशान है अपनी अम्मी के लिए, आप उन्हें ना बोलें।
सो अब दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे हैं तो वो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, और वहाँ और हॉस्पिटल में जो आया है और वो जो भाई होते हैं जो चीज़ें, जी स्वीपर तक, स्वीपर तक, हाँ, एवरीवन हैव ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ना, इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हमारी आपा, हमारे स्वीपर, मैम बहुत बड़ा कोविड-19 रोल में है। जो आप लोगों ने अपनी Exactly. जानें दांव पे आप लगाई, भूल गए कि कोविड में कैसे नर्सिस ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक ने, हर एक ने, और कितने डॉक्टर्स और कितने उनसे कई गुना affected ज्यादा हुए। नर्सेस इस दुनिया से चली गई, Exactly, ऐसे ही हुआ। यंग बच्चियां। तो, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही यही है, हमें खुदा ने चुना ही इस काम के लिए कि हम दूसरों के काम आए ना। लेकिन मैंने मुझे एक बात बताएं, लड़के क्यों नहीं इस फील्ड में इतने होते हैं? मैं जब भी कभी अच्छा जुगन, ऐसा देखिए है, मर्द भी तो बीमार होते हैं ना, अब कुछ ऐसे मामलात होते हैं, बच्चियां कर तो देती हैं एज नर्सेस, लेकिन अगर वो मेल अटेंडेंट कर दे पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बेहतर नहीं है मेल नर्स? अच्छा जुगन, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि मेल नर्सिस, असल में हमारे पास अब मेल नर्सिस हैं, अल्लाह का शुक्र। या अल्हम्दुलिल्लाह, मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरफ थोड़ा फोकस किया और हमने मेल नर्सिस भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। इस वक्त लाहौर में शादरा मेडिकल जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल नर्सिंग करवाई जा रही है। हाउ वंडरफुल। तो दैट्स अ गुड थिंग के 100 का एक बैच होता है बच्चों का जो मेल नर्सिस बन के निकलेंगे। और उससे ज़्यादा एक अच्छी, और आपको मैं बात बताऊं कि मीन आप, लेकिन मैम ये प्रोफेशन, मतलब देखिए लोगों ने रोजी रोटी भी तो कमानी है मैं ना। आपको यही रोजी रोटी उसी की के बात हाँ। बताने लगी हूँ कि देखिए अभी आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जो डीन है वो किसको अपॉइंट किया गया? ही इज़ अ मेल नर्स, ही इज़ माई सीनियर इन MSN, ही इज़ ग्रेजुएट ऑफ UHS। और देखिए मीन 9 नर्सेज जो हैं वो अपना मनवा रही हैं, क्योंकि देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, टीचिंग को पढ़ते हैं, नर्सिंग के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मेडिकल के पढ़ते हैं, तो मीन हम तो एक मिक्सचर लेके तो फिर ऑल एंड ऑल है। फिर हम बनते हैं। इस वक्त डॉक्टर ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर है। मीन इफ़ आई वांट टू प्रैक्टिस माय नर्सिंग, मैं अपना क्लिनिक खोलना चाहूँ तो गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती है कि मैं खोल सकती हूँ, बिकॉज आई गॉट दैट एजुकेशन। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, तालीम हासिल करें। या। और जब व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यह कि अपने पर्सनैलिटी, अपने पैशन और अपने मिजाज के हिसाब से। ऐसे ही है, अच्छा बिल्कुल। तबस्सुम जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी इसी बात को लेके, क्योंकि बिल्कुल टाइम खत्म होने का है। टेम्परामेंट कैसी ज़रूरी है? किस किस्म के इंसान को इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए क्योंकि हर बंदा खून से डर लगता है, डॉक्टर कैसे बनोगे? जी, तो नर्सिंग में किस किस्म के लोगों को आना चाहिए? ये बच्चों को जब ये FSC करते हैं तो जब कैरियर काउंसलिंग का हम लोगों का एक कंटेंट है या कंपोनेंट है, वो इसीलिए है कि आप जो कैरियर चूज़ कर रहे हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें आपको किस किस्म का एटीट्यूड चाहिए, किस तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी होनी चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए आपको, आप किन लोगों को टेक केयर करोगे। अगर आप मिजरेबल लोगों के पास जा रहे हैं और आप खुद पैनिक हैं या आपका एटीट्यूड नहीं है उन चीज़ों को बियर करने का, तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे? तो आपको इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी हम्बल हो, आपके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं भी हैं तो आप ट्राई तो कर सकते हैं। अब जैसे गुस्सा बहुत तेज है, नहीं कंट्रोल होता, जी, तो नर्सिंग प्रोफेशन हाँ, आपके लिए इसमें ठीक तो आप चल ही नहीं पाएंगे नहीं ना। चल पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। बात ये कि चले आपने सीनियर्स के सामने नहीं शो किया, लेकिन पेशेंट या उनके घर वाले, देखिए स्टेक होल्डर तो पेशेंट है नहीं, ना। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ एक्सप्रेस कर दोगे। अगर आप पेशेंट पे या सीनियर के सामने शाउट नहीं करोगे, आप पेशेंट पे, वर्कर्स पे कहीं ना कहीं अपना वो एटीट्यूड एक्सप्रेस करोगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस लाएं। बच्चे ला सकते हैं चेंजेस, हम्बल हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि उनकी लर्निंग एज है। और जब वो कितना खूबसूरत पर्सनैलिटी बहुत टाइप है ज़्यादा, ऐसा जिसको गुस्सा नहीं चढ़ता, जिंदगी में भी आपको फायदा देगी, हमारा सिर्फ profession- काम में नहीं। जी, हम अच्छा जुगन, हमारा जो प्रोफेशन है ना, मज़े की बात है कि वी कैन मॉडिफाई आवर बिहेवियर। हाँ जी। हम अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो 4 साल में मेरे बच्चे जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो एक्चुअल में इन 4 सालों में दे विल लर्न हाउ टू जो है कांटेक्ट विद माय पेशेंट, हाउ टू कंट्रोल माय जो है इमोशंस। अभी जैसे हमने कहा गुस्सा तो हमें भी आता है, लेकिन फ़र्क ये है हमें और आम इंसानों में कि हमने ये सोचा हुआ है कि नहीं यार, ये मरीज़ जो है ना, ये तो डिपेंडेंट ही मुझ पे है, क्या बात है। तो इसलिए हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं अपना। बट थैंक यू सो मच गर्ल्स,
थैंक यू गर्ल्स कहूंगी तो मैं भी you. भी या गर्ल मैं बन भी जाऊँ। जवान हो गई मैंने थोड़ा कहा सा। हम तीनों लड़कियां तो गर्ल्स ही है ना, असल में- ये जो हमारे साथ 2 आंटियां बैठी हुई हैं नर्सिंग वाली, इनसे हम बाद में बात करेंगे। Thank you calling us girls. थैंक यू जी, It's been थैंक a यू वेरी pleasure मच। having you on the program, रुबीना जी एंड तबस्सुम साहिबा। आपका पर्सनली शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगी कि आप अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको ये- ज़िंदगी दे, सेहत दे। थैंक यू सो मच। देन हुमैरा एंड किरण, थैंक यू इस फील्ड में आने का, एंड अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे और इंशाल्लाह आप भी किसी इदारे का हेड बने। इंशाल्लाह। ये आपकी आंटी की दुआ है। खुश रहो, आबाद रहो। और व्यूअर्स प्लीज़ मैं तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नर्सेज़ की मेडिकल प्रोफेशन में जो भी लोग शामिल हैं, हर बंदा बड़े इज़्ज़त और बड़े तमीज़ से डॉक्टर से पेश आता है, लेकिन नर्सेज़, वार्ड बॉयज़, सफाई करने वाले जो लोग हैं, इवन जो कैंटीन पे खड़े होते हैं लोग अस्पतालों में, वो दिन रात काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बीमारी, सुख, दुख कुछ भी हो, ये वहाँ पे हाजिर होते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, रिस्पेक्ट नर्सेस, उनको वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड दें जो वो डिज़र्व करते हैं। अल्लाह ताला ने ये फरिश्ते दुनिया में भेजे हुए हैं, इनकी कदर करें और अपना भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।